हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोगों को जो है इस चैप्टर पे अच्छी पकड़ बनानी है तो आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है बेसिक चीजें हैं। ये दोनों चीजें अगर आपको आएगी तो आपको स्पीड और वेलोसिटी अच्छे से आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। दीज आर द टू वेज टू मेजर हाउ फार एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना दूर गया उसको दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट इज डिस्टेंस एंड सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। अब डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, तो देखो, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी इंसान ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है और वो मान लो ये वाला रास्ता ले रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस जो होगा वो इसका एक्चुअल लेंथ होगा। मतलब सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है 5 मीटर, ठीक है, फिर यहाँ तक की लेंथ और 5 मीटर, फिर ऐसे ऐसे करके इन सबको ऐड करो तो आपको जो है टोटल लेंथ मिलेगी, एंड दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिस्टेंस। दिस इज डिस्टेंस। ओके, तो ये डिस्टेंस का जो है सिंपल सा डेफिनेशन है। अब हम डिस्टेंस के यूनिट की बात करते हैं। यूनिट ऑफ डिस्टेंस मतलब किस यूनिट में उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स। तो एस आई यूनिट जो है दैट इज मीटर, और अदर यूनिट्स आर, दिस इज एसआई यूनिट, अदर यूनिट्स आर सेंटीमीटर और किलोमीटर और मिलीमीटर। ठीक है, वो दूसरे यूनिट्स है। उसके बाद डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी, हम लोग ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसमें भी हमने एग्जांपल में लेंथ लिखा था। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब डिस्टेंस के बारे में और आपको मैं बताऊं उसके पहले मैं आपको कुछ ग्राफ के थ्रू चीजों को समझाना चाहता हूं। ठीक है, तो देखो, अगर मान लो कि कोई टेबल है जो कि हमें डिस्टेंस टाइम की डिटेल्स बता रही है, ये है डिस्टेंस, ये है टाइम। ठीक है, अब डिस्टेंस जो है सपोज 0 मीटर है और टाइम भी 0 सेकेंड है। ठीक है, उसके बाद मान लो 2 सेकेंड में डिस्टेंस कवर होता है 5, फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है दैट इज से 11 मीटर, और फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो अभी जरा भी नहीं हुआ, और फिर और नेक्स्ट 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ है दैट इज से 4 मीटर। ठीक है, तो ये जो है वो कोई टेबल है जिसके बेसिस पे हम लोग जो है ग्राफ बनाने वाले हैं। ठीक है, अब ग्राफ के लिए देखो, ये है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ डिस्टेंस, और मैं एक्स एक्सिस पे ले रहा हूँ टाइम। ठीक है, टाइम 0 से लेके 8 सेकेंड का है, तो 0, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6 एंड दिस इज 8। ये टाइम है सेकेंड्स में। ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो टाइम इज इन सेकेंड्स एंड डिस्टेंस इज इन मीटर। ठीक है, हमें 20 मीटर तक जाना है, तो हम 5 के मल्टीपल्स में चलते हैं, 5, 10, 15 और 20। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस है मीटर। अब हम पॉइंट प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है 0 0, तो ये पॉइंट हो गया। फिर है 2,5, तो 2 और 5 मतलब ये पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर 4,16, तो 4 और 16 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर 6 और 16 है तो उसके पैरेलल पॉइंट हो जाएगा, और लास्ट इज 8 और 20, तो वो थोड़ा ऊपर पॉइंट हो जाएगा, दिस पॉइंट इज 8 और 20। ठीक है, पॉइंट प्लॉट कर दिए। अब हम इनको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा हमें ध्यान देना है कि इस पॉइंट पे ग्राफ हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्यों बताया, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन हो तो आपको ये नहीं समझना है कि ये जो ग्राफ गिवन है वो एक पाथ है, वो रास्ता है। नॉर्मली बच्चे लोग ऐसा सोचते हैं कि ये एक रास्ता है जिस पे कार जो है वो ऐसे ऐसे मूव कर रही है। ठीक है,
तो वैसा नहीं सोचना, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब जरा भी डिस्टेंस कवर नहीं हुआ, सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस जरा भी बढ़ नहीं रहा, 16 का 16 ही है। जितना स्लोप ज्यादा है उसमें आपको ये समझना है कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा कवर हो रहा है कंपेयर टू टाइम, ठीक है। और स्लोप थोड़ा कम है तो कम डिस्टेंस कवर हो रहा है। देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो 5 का स्लोप थोड़ा ज्यादा है, 4 का थोड़ा कम है। सबसे मैक्सिमम स्लोप यहाँ पर है जब 5 to 16 मतलब 11 मीटर कवर हो रहा है 2 सेकंड में, ठीक है। तो आपको ग्राफ को इस तरीके से रीड करना है। अब मैं आप लोगों को कुछ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताऊंगा और फिर हमें ये पता करना है कि कौन से ग्राफ सही है कौन से ग्राफ गलत है। मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, आप अपने नोटबुक में और पेन में खाली आपको ये लिखना है कि ये फर्स्ट नंबर का ग्राफ सही है और या फिर गलत है, ठीक है। और फिर हम लोग चेक करेंगे कि आपके कितने आंसर सही हुए गलत हुए, ठीक है। तो कुछ ग्राफ्स में यहाँ पे बना देता हूँ। ऑल आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, सबके सब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो मैं पहले जो है सिर्फ एक्सेस बनाता हूँ और फिर उसके बाद मैं उसमें ग्राफ अंदर ऐड करूंगा, ठीक है, डिफरेंट कलर से। अब यहाँ पे सबसे पहला ग्राफ जो है वो इस तरीके का है। सेकंड ग्राफ इज दिस। मैं फिर से बोल देता हूँ, डिस्टेंस हमेशा y एक्सिस पे और टाइम यहाँ पे x एक्सिस पे सब में, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ग्राफ ऐसा है, फिर ये ग्राफ थोड़ा ऐसा है, ठीक है, और ये ग्राफ इस तरीके से है, ये थोड़ा बढ़ के तो ये कुछ ग्राफ्स हैं बच्चों। हम लोग और एक ग्राफ में इसमें ऐड कर देता हूँ और वो ग्राफ है इस तरीके से। एक ग्राफ वर्टिकल ऐड कर दिया और एक ग्राफ हॉरिजॉन्टल ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये ग्राफ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ग्राफ है, और भी कई सारे ग्राफ्स बन सकते हैं, ठीक है। तो 13 ग्राफ है, तो इसमें आप लोगों को बताना है कि कौन से ग्राफ सही है कौन से ग्राफ गलत है। वीडियो को 2 मिनट के लिए आप लोग पॉज कर लो और पॉज करके आप देखो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, और फिर मैं आपको आंसर्स बताता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा ग्राफ हमने करेक्ट किया है कौन सा ग्राफ गलत है, ठीक है। तो सबसे पहला ग्राफ जो है उसको आप देखोगे तो टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, तो दिस ग्राफ इज करेक्ट, ठीक है। सेकंड ग्राफ में टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस बढ़ रहा है और कुछ टाइम के बाद डिस्टेंस बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड में ऐसा हो रहा है कि इनिशियली बहुत ज्यादा डिस्टेंस बढ़ रहा था कंपेयर टू टाइम और फिर बाद में धीमे धीमे इंक्रीज इन डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया, तो ये ग्राफ भी करेक्ट है। यहाँ पे बच्चों ये ग्राफ जो है और ये ग्राफ थोड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसमें अगर आप लोगों ने जो है थोड़ा दिमाग नहीं लगाया होगा तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहले इससे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस बढ़ रहा है स्टार्टिंग में, ठीक है। इतने पोर्शन में ऐसा हो रहा है कि टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस बढ़ रहा है, उसके बाद हो रहा है टाइम बढ़ रहा है पर डिस्टेंस घट रहा है। और बच्चों कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जहां पे डिस्टेंस घटता हो। अगर आप आगे जाके वापस भी आते हो, आगे 10 मीटर गए वापस 10 मीटर आ रहे हो, तो डिस्टेंस विल बी 20। तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, वो कभी भी घटता नहीं है, तो उसका ग्राफ कभी नीचे नहीं जा सकता। तो ये एक गलत डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। एंड फॉर द सेम रीजन ये भी गलत है क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, ये भी गलत है डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अगर कोई ग्राफ डिक्रीज होता है तो वो भी गलत है। अब यहाँ पे आप देखो पहले टाइम बढ़ रहा था डिस्टेंस भी बढ़ रहा था, धीमे धीमे डिस्टेंस भी बढ़ रहा था, उसके बाद इस पॉइंट के बाद टाइम वापस डिक्रीज हो रहा है। ये जो पॉइंट्स है डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, डिस्टेंस देखो पहले डिस्टेंस इतना फिर इतना फिर इतना, डिस्टेंस तो और बढ़ते जा रहा है, डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ते जा रही है, पर टाइम यहाँ तक बढ़ा फिर वापस इस पॉइंट पे टाइम कम है, तो टाइम डिक्रीज नहीं होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ जो है वो गलत होता है क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसको हम लोग लिखते हैं गलत। इसका एक और रीजन भी आप ऐसा लिख सकते हो कि एक ही टाइम पे, ठीक है, यहाँ पे
सेम टाइम अगर मान लो मैं 4 सेकेंड्स लेता हूँ तो इस टाइम पे पार्टिकल इस डिस्टेंस पे भी है और इसी टाइम पे पार्टिकल जो है वो दूसरे डिस्टेंस पे भी है। तो एक ही टाइम पे दो दो डिस्टेंस पे होना पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए ये ग्राफ हुआ गलत। ठीक है। और फॉर द सेम रीजन यहाँ पे भी ऐसा है कि एक टाइम पे जो है पार्टिकल दो अलग अलग डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इसीलिए ये भी होता है गलत। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको भी रॉन्ग लिख देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है, ये नेगेटिव में है। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो यहाँ से 0 है, ऊपर पॉजिटिव और डिस्टेंस नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, ये भी ग्राफ नेगेटिव में जा रहा है तो गलत, और ये डिक्रीज भी हो रहा था उसकी वजह से भी गलत है। ये भी नेगेटिव में है तो दिस इज रॉन्ग। वर्टिकल लाइन, अब जो यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर वर्टिकल लाइन है इसका मतलब टाइम कांस्टेंट है। यहाँ पे अगर 4 सेकंड है तो टाइम फिक्स है। 4 सेकंड में पार्टिकल इतने डिस्टेंस पे, 4 सेकंड पे इतने डिस्टेंस पे, 4 सेकंड पे इतने डिस्टेंस में, मतलब डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है, टाइम बढ़ ही नहीं रहा। ये केस होता है इनफाइनाइट स्पीड का। ठीक है, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वर्टिकल लाइन है विच इज नॉट पॉसिबल, वो इनफाइनाइट स्पीड का केस होता है। अब इनफाइनाइट स्पीड इज ऑल्सो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, तो इसीलिए ये ग्राफ होता है गलत। और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ग्राफ में पॉसिबल है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब जो भी इंसान है वो रुक गया अपनी जगह पे, टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस जरा भी वो ट्रेवल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ जो है वो करेक्ट है। और इसमें इस ग्राफ में अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि सर ये स्टार्टिंग में ये वर्टिकल जो है वो लाइन कैसे है, या स्टार्टिंग में 0 टाइम पे वो इतने डिस्टेंस पे कैसे है, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि जैसे आपका फ्रेंड जो है आपसे कुछ डिस्टेंस पे है और आप जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ पता कर रहे हो उसके और आपके बीच में। तो अगर उसके और आपके बीच में इनिशियली कुछ डिस्टेंस है तो वो डिस्टेंस ये है। उसके बाद वो भाई साहब वहीं रुका हुआ है, कहीं जा नहीं रहा, टाइम बढ़ रहा है, तो डिस्टेंस इज फिक्स। ओके, ठीक है, तो ये वाला ग्राफ हुआ करेक्ट, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है। तो ये जो भी ग्राफ्स थे उससे हमने 2 पॉइंट सीखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पहला पॉइंट है कि डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज, कभी भी डिक्रीज नहीं होगा वो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। अच्छा बच्चों, डिस्टेंस को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, और कुछ ग्राफ्स ऐसे होते हैं, आप एनसीईआरटी में भी हो सकता है देखो, और कहीं पे रेफरेंस बुक में भी होता है, ग्राफ एक्स गिवन है, यहाँ पे टी गिवन है, और वो ग्राफ ऐसा आपको दे दिया जाएगा। फिर आप सोचोगे अरे सर ने तो हमको बोला था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिक्रीज नहीं होता, पर यहाँ पे तो एक्स टी ग्राफ जो है डिक्रीज होता हुआ बता रहा है। तो उस केस में जो एक्स है वो डिस्टेंस नहीं है, वो पोजीशन है। ठीक है, कि पार्टिकल की पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, तो वो एक्स एक्सिस में आगे गया है तो उसकी पोजीशन हो गई सपोज एक्स इक्वल टू 7 मीटर, फिर वो वापस आता है 5 मीटर पे, तो उसकी पोजीशन अगर पहले 7 हो गई है तो अब थोड़ी देर के बाद उसकी पोजीशन कितनी हो गई है 5, तो वो एक पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक है, वो ध्यान में रखना आप लोग। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने ये इतने सारे ग्राफ जो स्टडी किए उसके बेसिस पे कंक्लूड किया है। मैं चाहता बच्चों ये पॉइंट आपको मैं यहाँ पे भी लिख सकता था। ठीक है, यहाँ पे भी मैं चाहता था वो पॉइंट्स डायरेक्ट लिख सकता था, पर आपके वो कॉन्सेप्ट उतने स्ट्रांगली क्लियर नहीं होते, इसीलिए जो है मैंने वो पॉइंट्स आपको ग्राफ के थ्रू समझाया और आपको ग्राफ का भी नॉलेज मिल गया। अब यहाँ पे बच्चों ग्राफ से हम लोग एक और चीज देखते हैं, या एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान रखना है हमेशा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, तो उस समय स्पीड होती है 0। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से हम लोग स्पीड के बारे में नॉलेज ले सकते हैं कि जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल है तब स्पीड 0 है, क्योंकि पार्टिकल रुका हुआ है। ठीक है, जरा भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, मतलब स्पीड इज 0। फिर जैसे 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 ये हॉरिजॉन्टल से वो वर्टिकल की तरफ जाता है ग्राफ, वर्टिकल के केस में मैंने बताया स्पीड इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो जैसे जैसे वो 0 से इनफाइनाइट की तरफ जाता है, ठीक है, तो स्पीड बढ़ती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये ग्राफ को इनिशियली हॉरिजॉन्टल है और धीमे धीमे इट इज टेंडिंग टू वर्टिकल, मतलब यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है, तो ये इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ है। यहाँ पे इनिशियली स्पीड ज्यादा है और धीमे 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 ये हॉरिजॉन्टल की तरफ हो रहा है, मतलब ये डिक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ है। और ये कंटिन्यूसली एक ही एंगल पे है तो ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ है। तो मैं ये 3 ग्राफ के बारे में मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ आपको, और यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, कि एक सेकंड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर आपका ऐसा है, दूसरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरीके से है, तीसरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा है। ठीक है, ये डिक्रीज नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पे ये कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ हुआ। इन दिस केस स्पीड इज कांस्टेंट। तो स्पीड को हम लोग कैसे देखते हैं, तो ये जो एंगल होता है, ठीक है, ये एंगल हमेशा अगर सेम है तो स्पीड सेम है। ये एंगल अब देखो यहाँ पे एंगल कम है, फिर धीमे 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 हॉरिजॉन्टल से एंगल हम लोग देखते हैं। तो पहले इनिशियली हॉरिजॉन्टल से एंगल बहुत छोटा है, फिर धीमे से एंगल बढ़ गया। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है मतलब स्पीड बढ़ गई। तो दिस इज अ केस ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड। ठीक है, और यहाँ पे इनिशियली एंगल ज्यादा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल ज्यादा है, और फिर बाद में एंगल जो है वो कम हो जाता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिक्रीजिंग स्पीड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, देखो एक सेकंड, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उस ग्राफ में अगर आपका हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ पे स्पीड है 0, और अगर कोई लाइन वर्टिकल है तो इस केस में स्पीड इज इनफाइनाइट। ठीक है, और अगर एंगल धीमे धीमे बढ़ रहा है तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बेसिस पे कंक्लूड करते हैं, या वहां से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, रिगार्डिंग स्पीड। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस के बारे में जो भी नॉलेज था वो मैंने आप लोगों को डिस्टेंस के बारे में बताया। अब हम लोग चलते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, अगर जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो, और अगर आप ये रास्ते पे जाते हो तो आपका ये डिस्टेंस है। ठीक है, और डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, मैं अगर आपको बोलता हूँ कि डिस्टेंस को कम करो, तो आप डिस्टेंस को कम करोगे तो आप इस रास्ते पे जाओगे। ठीक है, मैं बोलूंगा नहीं मुझे डिस्टेंस चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए आप जाओगे स्ट्रेट लाइन पे। ठीक है, तो जब आप ऐसे जाओगे तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली द शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हो बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है उसका भी यूनिट जो है दैट इज मीटर, मीटर इज द एसआई यूनिट, अदर यूनिट्स आर सेंटीमीटर, किलोमीटर, इसमें भी सेम चीज है। ठीक है, अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और बच्चों एक चीज ध्यान में रखना कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग साथ में लिख देते हैं कि इट कैन बी, मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और ये भी लिख देते हैं कि इट कैन इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। मैं आपको ये समझा देता हूँ कि कैसे ये बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, और ये नेगेटिव कैसे हो रहा है वो भी समझा देता हूँ। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे। सबसे पहले अगर मान लो कि कोई पार्टिकल सर्कल में गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, तो जब वो ये पॉइंट से स्टार्ट करता है और वो ये पॉइंट पे पहुंचता है, बी पॉइंट पे, फिर मान लो सी पॉइंट पे पहुंचता है, फिर डी पे पहुंच रहा है, फिर ई पे पहुंच रहा है, फिर एफ पे, और फिर वापस ए पे, तो अब आप देखो कि बी पॉइंट पे जब वो जाता है तो ये डिस्प्लेसमेंट है, जब वो बी पॉइंट पे पहुंचता है तो इतना डिस्प्लेसमेंट है। सी पॉइंट पे गया तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। डी पॉइंट पे गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया मैक्सिमम, फिर वापस देखो डिस्प्लेसमेंट घट गया है, तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता है, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो गया और कम हो गया डिस्प्लेसमेंट, और जब वो ए पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, घटता है, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट भी रहता है। कांस्टेंट कब रहता है डिस्प्लेसमेंट? फिक्स। तो अगर कोई इंसान रुक गया, जैसे मान लो कि वो ए से बी पे गया, बी पे जाकर रुक गया, तो अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट हो गया, हमेशा वही रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट कब बढ़ता है कब घटता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है। ध्यान से सुनना, जैसे मान लो कि आपने कोई बॉल को ऊपर फेंका और कैच कर लिया, ठीक है, तो हर एक बच्चे को ये पता है कि जब हम किसी बॉल को ऊपर फेंक के कैच करते हैं तो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जीरो। ठीक है, तो सपोज आपने बॉल को ऊपर फेंका 10 मीटर की हाइट पे, तो बॉल ऊपर जाता है 10 मीटर, फिर वापस आता है 10 मीटर, आप कैच कर लेते हो और आप बोलते हो कि नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। पर अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बॉल सिर्फ ऊपर जाके अटक जाता है, वहां पे रुक जाता है,
तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो आंसर विल बी 10, राइट। ठीक है, अब मैं पूछता हूं कि वापस जब बॉल ऊपर से नीचे आता है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो इस बार बच्चों आंसर 10 नहीं है, इस बार आंसर इज -10। अगर बॉल यहां से ऊपर जाता है डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर, जब वापस नीचे आता है डिस्प्लेसमेंट इज -10 मीटर, और इसीलिए जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं 0। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे आप एक चीज ध्यान में रखना कि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बच्चे जो क्लास 9th के होते हैं वो नॉर्मली स्पीड को एस लिख देते हैं। ठीक है, स्पीड को आपको डिनोट करना है वी से, और इवन वेलोसिटी को भी वी से डिनोट करना है। आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप यही कन्वेंशन पढ़ोगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो नेट डिस्प्लेसमेंट बट ऑफ से 0 होता है। और वो 0 कैसे होता है वो मैंने आपको बताया कि ऊपर जो है 10 मीटर, नीचे आ रहा है -10 मीटर, नेट इज 0। इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, दूसरे डायरेक्शन में नेगेटिव। अगर आप ऐसे जाते हो कि 5 मीटर ऐसे गए और फिर वापस 5 मीटर ऐसे आ गए स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे, तो भी डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? 0। मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो +5 और वापस आ रहे हो तो -5, नेट इज 0। तो क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी हमेशा ऐसा होता है कि वो एक डायरेक्शन में पॉजिटिव होती है, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। ऊपर पॉजिटिव तो नीचे नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव तो इस साइड नेगेटिव, फिक्स है ये। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू बताया है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, और 0 तो आपको पता ही है कि नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो रहा है। ठीक है, तो ये थे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब डिस्प्लेसमेंट के अगर ये ग्राफ्स हैं, अगर ये सारे के सारे ग्राफ्स, अब मैं आपको ये कहता हूं कि ये सारे ग्राफ्स डिस्प्लेसमेंट टाइम है, मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे टाइम है, तो हम अब फिर से जो है नोटबुक पेन लेके बैठो और पता करो कि अब कौन से ग्राफ सही है और कौन से ग्राफ गलत। ठीक है, तो मैं आपको आंसर्स बताता हूं, वो ग्राफ जो करेक्ट है या रॉन्ग है डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए। अब क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिक्रीज हो सकता है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। उसको ध्यान में रख के हमें सही और गलत का फैसला करना है। बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जो भी ग्राफ करेक्ट है डिस्टेंस के लिए वो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी करेक्ट होंगे। जो ग्राफ हमने राइट किए हैं 1 2 3, और फिर हमने यहाँ पे एक ग्राफ राइट किया, तो ये सारे के सारे ग्राफ करेक्ट है फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम ऑल्सो। तो मैं उनको तो पहले करेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, जो भी मैं नीचे टिक कर रहा हूँ वो जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए। अब हम ये ग्राफ को देखो, ये ग्राफ डिक्रीज हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है, तो ये ग्राफ हुआ करेक्ट। ये भी डिक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज, ये भी डिक्रीज इंक्रीज चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज। यहाँ पे एक टाइम पे पार्टिकल दो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट पे नहीं हो सकता, तो ये ग्राफ अभी भी गलत है, चाहे वो डिस्टेंस के लिए हो चाहे वो डिस्प्लेसमेंट के लिए। फॉर द सेम रीजन दिस ग्राफ इज आल्सो रॉन्ग। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये ग्राफ हुआ करेक्ट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन पॉजिटिव, डिक्रीज, नेगेटिव, इंक्रीज, डिक्रीज सब हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग इस ग्राफ को करेक्ट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है तो ये करेक्ट। वर्टिकल लाइन यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वर्टिकल लाइन का मतलब है कि तुम्हारा टाइम जो है वो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो टाइम कांस्टेंट पॉसिबल नहीं है, तो ये ग्राफ हुआ गलत। और ये लास्ट वाला ग्राफ तो हमने लिखा है सही। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो भी आप लोगों को मैंने यहाँ पे बता दिया अच्छे से। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे एक और कंक्लूजन दे देता हूँ कि ये ध्यान में रखना बच्चों की इंपॉर्टेंट चीज है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। इसका मतलब है बच्चों कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, मैग्नीट्यूड क्यों ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट -5 है तो मैग्नीट्यूड ऑफ -5 विल बी +5। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा डिस्टेंस से, डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होने वाला है। हाँ, इक्वल कब होंगे, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है। देखो जैसे मान लो कि आप ये ऐसे मूव कर रहे हो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस है ज्यादा है और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम। ठीक है, इक्वल कब होगा, जब आप एक ही लाइन में मूव कर रहे हो। ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली है कि जब आप स्ट्रेट लाइन में मूव करते हो आपका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन में तो ऐसा भी होता है, आगे गए फिर पीछे आए, फिर आगे गए फिर पीछे आए, फिर आगे गए, तो वो भी स्ट्रेट लाइन होता है। बट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कभी होगा, जब आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओनली व्हेन
a particle या object या body moves in a straight line without changing the direction. डायरेक्शन जरा भी चेंज नहीं होना है, आपको स्ट्रेट लाइन में मूव करना है, आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे बच्चों आपको ऑलरेडी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको गिवन है। ये डिफरेंस जो है नॉर्मली स्कूल्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके लिख दिया है। डिस्टेंस का डेफिनेशन है टोटल पाथ लेंथ, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, और डिस्टेंस जो है वो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो जीरो नहीं हो सकता, अगर ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है तो डिस्टेंस विल बी जीरो। फिर डिस्प्लेसमेंट इज नेट चेंज इन पोजीशन स्टार्टिंग से एंडिंग। यहाँ पे जो ये चीज लिखी हुई है वो यही है कि पोजीशन के टर्म्स में अगर हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो कि एक्स एक्सिस को याद करो, एक्स इक्वल टू 3 पे पार्टिकल है, फिर वो जाता है एक्स इक्वल टू 5 पे, तो उसकी पहले पोजीशन थी एक्स इक्वल टू 3, बाद में हो गई एक्स इक्वल टू 5, तो चेंज इन पोजीशन जो है वो दैट इज 2 मीटर, एंड वही हुआ उसका डिस्प्लेसमेंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इट्स यूनिट इज सेम एज दैट ऑफ डिस्टेंस, और उसका जो मैग्नीट्यूड है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस, ठीक है। कभी कभी रेशियो पूछा जाता है, तो रेशियो में भी ध्यान रखना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होगा, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा तो दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या फिर आपको उल्टा पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या है, तो दैट इज आल्सो दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे बच्चों एक नोट है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज इंस्टेंट ऑफ टाइम और टाइम इंटरवल में डिफरेंस क्या है। तो जैसे मान लो कि आप अगर ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, ये मान लो आपकी कार है, ठीक है, आप ट्रेवल कर रहे हो, और यहाँ पे मान लो कि टाइम है 1 सेकेंड, यहाँ पे टाइम है मान लो 10 सेकेंड्स, और यहाँ पे टाइम है 20 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब आपकी कार चलते 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 मान लो अब इस पॉइंट पे आ गई है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इंस्टेंट है वो है मान लो 12 सेकेंड्स। तो मैं बोलूंगा कि इस इंस्टेंट पे जो स्पीड है, सपोज दैट स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर, तो इंस्टेंट जो होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है। जैसे 12:05 या 36 सेकेंड पे क्या हुआ, तो वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है। तो इंस्टेंट मतलब जो है सिंगल रीडिंग ऑफ अ क्लॉक, ठीक है। और दूसरा होता है टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल बड़ा ऑब्वियस है कि जैसे मान लो 1 सेकंड से लेकर 20 सेकंड के बीच में उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, या 1 सेकंड से 20 सेकंड में उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो वो होता है टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल मतलब दो टाइम के बीच का गैप या डिफरेंस, जो भी आप कह सकते हो। इट इज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द टू इंस्टेंट्स। तो ये एक इंस्टेंट है, ये एक इंस्टेंट है, दो इंस्टेंट के बीच का जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये एक नोट आपको एनसीईआरटी में गिवन था, वो मैंने आपको बता दिया। आप एनसीईआरटी में देख सकते हो। तो आपको एक और चीज गिवन है, दैट इज गो बियॉन्ड द बुक्स, या जो है कुछ नेक्स्ट लेवल पे हम लोग जाते हैं, तो वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, ठीक है। तो आप करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो ये एक्टिविटी जो है वो 4.1 आपके बुक की है। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम पॉइंट मूव अप टू बी एंड फॉल्स बैक। तो अभी हमने एक क्वेश्चन ऐसा ही मतलब देखा था डिस्प्लेसमेंट में, कि बॉल यहाँ से ऊपर जाती है फिर वापस नीचे आती है, तो ये तो हमें पता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे जीरो होने वाला है। पर बोला कंसीडर्ड कैन दिस बी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, क्या इस मोशन को हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं, तो इसका आंसर है यस, ठीक है। बॉल जो है वो स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाती है और वापस जो है स्ट्रेट लाइन में नीचे आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये मत समझना कि ये दो लाइन है तो इट इज अ मोशन ऑफ टू लाइंस, ऐसा सब कुछ मत समझना, ठीक है। तो ये आपको क्लैरिटी के लिए ऐसा बताया जाता है, बाकी जो है बॉल जिस लाइन पे जाती है उसी लाइन पे वापस आती है, ठीक है। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो यहाँ पे लिखेंगे यस इट कैन बी कंसिडर्ड, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि विद स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट बाद में आएगा। अब यहाँ पे आपको बोला है कि जैसे जीरो लोकेशन पे, यहाँ पे आप देख सकते हो जीरो लोकेशन पे डिस्टेंस कितना है ओ से और डिस्प्लेसमेंट कितना है ओ से, वो हमें कुछ एग्जांपल गिवन है और बाकी हमें फाइंड करना है। तो ओ से, जैसे कि ए पॉइंट की अगर हम बात करें, तो ए पॉइंट पे जब हम पहुंचते हैं तो ये जो है वो डिस्टेंस है और यही डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों में क्या लिख दिया 40-40, ठीक है। तो बाकी हमें पता करना है। तो देखो, सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं बी पॉइंट की, ठीक है।
बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, बी पॉइंट है यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट, तो आप देख सकते हो हाईएस्ट पॉइंट है तो यहां से लेके यहां तक इतना, तो ये कितना 140 है, तो डिस्टेंस भी 140 और डिस्प्लेसमेंट भी 140 हुआ ऊपर की तरफ, ठीक है। तो लोकेशन में भी आप लिख सकते हो इट इज 140 सेंटीमीटर, डिस्टेंस इज 140 सेंटीमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 140 सेंटीमीटर अपवर्ड, ठीक है। सी पॉइंट की अगर हम बात करें तो सी पॉइंट यहां पर है, इसका मतलब अगर ओ पॉइंट से उसका डिस्टेंस देखेंगे तो दैट डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना है, 0 से लेकर 80, ठीक है। पर बॉल जो है वो पहले जा रही है ऊपर और फिर आ रही है नीचे, तो जो बॉल ने टोटल डिस्टेंस कवर किया है तो वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दिस इज 140 प्लस 80, ठीक है, सॉरी 80 नहीं है, 60 ऊपर से, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 60, तो 140 ऊपर जाने का फिर 60 नीचे आने का, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो हो जाता है 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस है। पोजीशन जो है या लोकेशन जो है दैट इज एट 80 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप 80 सेंटीमीटर लिख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 80 सेंटीमीटर एंड दैट इज अपवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 80 सेंटीमीटर हुआ ऊपर की तरफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा कोई भी चीज अगर ऊपर जा रही है तो ऊपर की तरफ ही होने वाला है फ्रॉम दिस पॉइंट। अब ओ से ओ की बात हो रही है, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ओ और स्टार्टिंग पॉइंट पोजीशन भी ओ है, तो ओ से ओ का डिस्टेंस कितना होगा, जब वो वापस ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगी तो इट इज 140 प्लस 140, टोटल हो गया डिस्टेंस इज 280 सेंटीमीटर। पोजीशन जो है वो तो 0 सेंटीमीटर भी है लोकेशन, और डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 सेंटीमीटर। ओके, तो काफी सिंपल था, हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है फाइंड करना सिखा रहा था ये क्वेश्चन। फिर बोला विच स्टेटमेंट अबाउट डिस्प्लेसमेंट इज ट्रू, पहला पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट इज नेवर जीरो, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के अंदर देख सकते हो जीरो दिख रहा, तो दिख रहा भाई, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है। इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी ग्रेटर देन द टोटल डिस्टेंस, अब आप देख सकते हो डिस्टेंस से क्या डिस्प्लेसमेंट कभी ज्यादा दिख रहा है आपको, कभी भी मुझे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं दिख रहा, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हुआ गलत। इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस, तो ये स्टेटमेंट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये स्टेटमेंट हुआ करेक्ट। और लास्ट मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस, तो ये स्टेटमेंट भी जो है इज ऑलवेज लेस, हाँ तो ऑलवेज लेस नहीं है, कभी कभी इक्वल टू डिस्टेंस भी हो सकता है, इसीलिए तो जरा सा जो है यहाँ पे ध्यान में देने वाली चीज है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज नॉट ऑलवेज लेस, हाँ वो लेस होता है पर कभी कभी इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो लेस देन और इक्वल टू वाला हुआ एकदम करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये डायग्राम है और ये क्वेश्चन है, तो इन द एग्जांपल ऑफ एन एथलीट रनिंग बैक एंड फोर्थ ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, तो एथलीट जो है वो आगे जा रहा है फिर वापस पीछे आ रहा है, व्हेन विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट बी जीरो, उसका डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, व्हेन मतलब हमें टाइम पूछा गया, फिर व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट केस, वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो हमें टाइम गिवन है 0, फिर यहाँ पे गिवन है 4, फिर यहाँ पे 10, फिर यहाँ पे वापस 16 गिवन है, मतलब उसको जाने में लग रहे 10 मिनट, तो उसको वापस आने में भी कितने लगेंगे 10 मिनट, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, मतलब 10 और 10 कितना हो गया 20, तो टी इज, ये बहुत लाइट है, थोड़ा डार्क ले लेते हैं, लाइट नहीं ज्यादा हो जाएगा, रेड ले लेते हैं, तो t इज इक्वल टू 20 सेकेंड पे वो वापस जो है अपनी जगह पे आएगा, तो यहाँ पे व्हेन विल बी द डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो आंसर इज t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो जा रहा है 100 मीटर वापस आ रहा है 100 मीटर, टोटल डिस्टेंस विल बी 200 मीटर, सिंपल है बच्चों, जाता है 100 मीटर वापस आता है 100 मीटर, टोटल डिस्टेंस हो गया 200, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 कब हुआ, तो 20 सेकेंड्स। उसके बाद है फ्यूल, ये दूसरा क्वेश्चन है, फ्यूल यूज्ड इन अ व्हीकल डिपेंड्स ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो फ्यूल जो कंज्यूम हो रहा है व्हीकल में वो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्या डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है या डिस्प्लेसमेंट पे, तो बट ऑब्वियस है बच्चों, ये कोई बच्चे को पता होगा कि आंसर जो है वो है डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सोचो आप यहां से गए बॉम्बे, बॉम्बे से वापस घूम कर वापस आ गए, ठीक है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो क्या है 0, तो इसका मतलब क्या आपका फ्यूल कंजम्पशन 0 होगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन है बॉल रोल्स डाउन एन इंक्लाइन ट्रैक, वैसे भी फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गया,
तो जीरो तो फ्यूल कंजम्पशन हो नहीं सकता है ट्रैवल करने के बाद, ठीक है। A ball rolls down an inclined track as shown. Its motion a straight line motion. बॉल ऐसे आ रही है, तो पूछा है कि क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन या मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तो इसका आंसर है यस, ये एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है बच्चों। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है सीधी लाइन में मूव कर रहा है, भले ये लाइन जो है वो थोड़ी ऐसे टिल्टेड है पर है तो स्ट्रेट लाइन ही, तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो ये हो गया मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हाँ, पर यहाँ पे अगर आपको ये पूछा जाता कि क्या ये मोशन इन वन डायमेंशन है, तो इसका आंसर जो है वो ना होता, क्योंकि ये टू डायमेंशन मोशन है, ये एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा है और वाई एक्सिस में भी मूव कर रहा है, मतलब वाई एक्सिस आप ऊपर भी ले सकते हो नीचे भी ले सकते हो, तो ये इधर भी मूव कर रहा है इधर भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो दो प्लेन में मूव कर रहा है, सॉरी दो एक्सिस में मूव कर रहा है, दो कोऑर्डिनेट्स में इसका मोशन हो रहा है, तो ये एग्जांपल हो जाता है मोशन इन टू डायमेंशन का, ठीक है। पर क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें ये पूछा गया है कि क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो आंसर विल बी यस। Assuming the starting point of the ball to be origin, ये तुम्हारा origin है, can its motion from O to D depicted using a horizontal line as shown in figure, are the, तो O to D स्ट्रेट लाइन से डिपिक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आर द वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल एट डिफरेंट पोजीशन, तो बच्चों अगर तुम ए से ओ से ए पे आते हो तो जो डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, बॉल वापस भी ऊपर जा नहीं रही है, डायरेक्शन भी फिक्स है, तो यस जो है यहाँ पे भी होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यहाँ पे दोनों सेम होने वाले हैं, दोनों इक्वल होने वाले हैं सारे पॉइंट्स के लिए, मतलब अगर आप ओ से ए लोगे, ओ से बी लोगे, जो भी लोगे, कुछ भी लो, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेम। तो ये जो है क्वेश्चंस काफी सिंपल क्वेश्चंस आपको गिवन है एनसीईआरटी में, आप रेफरेंस बुक यूज करो और उस रेफरेंस बुक से जो है आप अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, टफ न्यूमेरिकल्स, थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करो और अपना फिजिक्स का लेवल जो है वो धीमे धीमे बढ़ाओ, ठीक है बच्चों। और अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए